गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं इस वीडियो में कवर करेंगे हम। फर्स्ट, मॉडल्स क्या होते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो डेटाबेस है वो अलग अलग मॉडल के ऊपर मॉडल पर बेस्ड होता है। तो जो हमारा RDBMS है वो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं डेटाबेस में वो डिस्कस करेंगे। सेकंड, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डिस्कस करेंगे। थर्ड है डेटा टाइप। SQL सर्वर, MySQL दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डेटा टाइप का अंतर आता है। तो वो जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम नल, जो नल का यूज़ होता है SQL MySQL डेटाबेस में। नल को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ नल वैल्यू। इसके नेक्स्ट जो है वेयर एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे जिनके थ्रू हम क्वेरीज, जिनका कि हम क्वेरीज में यूज़ करते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम जितने भी टॉपिक्स अभी कवर करेंगे इस वीडियो में उन सभी को हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है रिलेशनल डेटा मॉडल। A model refer to a set of concepts to describe the structure of a database and certain constraints or restrictions that the database should obey. Second, relational data model is mostly used in database. क्या है रिलेशनल डेटा मॉडल? रिलेशनल डेटा मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। सपोज़ कौन सा यूज़र उसको एक्सेस करेगा, किसको हम परमिशन देना चाहते हैं कि वो उसमें एडिट कर सके, अपडेट कर सके, डेटा इंसर्ट कर सके, तो इस तरह की परमिशंस हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ डेटा मेंटेन करने के लिए भी जो परमिशंस लगती हैं वो हम लगा सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, रिलेशनल डेटा मॉडल इज मोस्टली यूज्ड इन डेटाबेसेस। तो जैसा कि हमें पता है कि हम तो रिलेशनल डेटा मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, जिसके थ्रू हम जो RDBMS यूज़ करते हैं वो इसी मॉडल पर बेस्ड है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या रिलेशनल डेटाबेस जो यूज़ कर रहे हैं इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब क्या है? ए टेबल वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सिंपल सा है कि रिलेशन का मतलब क्या है। जब भी हम डेटाबेस के अंदर रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन का मतलब है कि एक टेबल। सेकंड, डोमेन क्या होता है? दिस इज ए पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन ए कॉलम आर ड्रॉन। डोमेन का मतलब है जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज। थर्ड, टपल का मतलब क्या है? ए रो ऑफ ए रिलेशन का मतलब क्या है? टेबल में जो रो इंसर्ट हुआ है उसे हम कहते हैं टपल। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है? जो टेबल में हमारी कॉलम होंगे ना उन कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। थर्ड है हमारा डिग्री क्या होता है? दिस रिफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, जितने भी कॉलम हमारे टेबल में होंगे उन्हें हम डिग्री कहेंगे। कार्डिनलिटी, इसका मतलब है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशनशिप। सपोज हमारे पास 2 टेबल है और 2 टेबल में हमें ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, तो उसको हम कहेंगे कार्डिनलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्यू क्या है? व्यू एक तरह की वर्चुअल टेबल है जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इसको क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारी जो डेटा एक्सेस करने की कैपेसिटी है वो फास्ट हो जाए, डेटा एक्सेस हम फास्टली कर सकें। नॉर्मली होता है वेबसाइट्स के ऊपर, सपोज मुझे लिस्टिंग डिस्प्ले कराना है तो वो हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा टेबलों से डेटा हम फेच करके डिस्प्ले करा रहे हों वहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि हम अलग अलग टेबल से
डेटा फेच करके वहाँ डिस्प्ले कराएंगे तो हमारी वेबसाइट्स जो है वो स्लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो डेटा हमें डिस्प्ले कराना है उसका एक व्यू हम क्रिएट कर देते हैं, एक तरह का वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देते हैं और उन सब से डेटा हम फेच करके एक उस व्यू में रख देते हैं। और जब भी हमें वो डेटा डिस्प्ले कराना होता है वेबसाइट पर, तो हम डायरेक्ट टेबल से उस डेटा को ना लेके उस व्यू को डिस्प्ले करा देते हैं। नेक्स्ट जो है प्राइमरी की। प्राइमरी की आप लोगों ने सुना होगा, डेटाबेस में यूज़ की जाती हैं, काफ़ी तरह की कीज़ हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कही जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, दिस रेफर टू ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट में यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन द रिलेशन। तो प्राइमरी की वैसा कोई की नहीं है, सिंपल एक कोई कॉलम है उस टेबल का जिससे कि हम एक यूनिक कॉलम है जिसके थ्रू हम सभी रोज को एक्सेस कर सकें। तो हमें टेबल से यदि डेटा फेच करना है, टेबल से डेटा डिस्प्ले कराना है, तो वहाँ हमें कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा बनाना पड़ेगा ना जो कि यूनिक हो, क्योंकि यूनिक कॉलम नहीं होगा तो डेटा रिडंडेंसी के चांस है। दैट मीन्स डेटा डुप्लीकेट डेटा डिस्प्ले होने की कंडीशन बनेगी। तो वहाँ पर हम किसी एक कॉलम को यूनिक बनाते हैं, वो आईडी हो सकता है, वो रोल नंबर हो सकता है, कोई भी एक कॉलम जो कि यूनिक होगा, उस कॉलम को हम एज ए प्राइमरी की बनाएंगे और उसी कॉलम की हेल्प से हम बाकी का जो डिस्प्ले कराना है हमको रिकॉर्ड या जो डेटा हमें फैच करना है वो उसके थ्रू हम फैच करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की और कैंडिडेट की। इसका सीधा सीधा मतलब है कि देखो हमारे पास टेबल में काफ़ी सारे कॉलम होंगे, तो उन कॉलम में से एक कॉलम होगा जिसको हम प्राइमरी की बना देंगे, वो आईडी हो सकता है। अब ऐसे कॉलम जो कि प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, ओके। तो हमने प्राइमरी की तो आईडी वाले कॉलम को बना दिया। अब बाकी ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये भी यूनिक होता है, ईमेल आईडी वाला कॉलम है ये भी यूनिक होता है। तो ये कॉलम क्या है तो यूनिक, लेकिन और इनके अंदर कैपेबिलिटी भी है कि हम इनको प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन हमने ओनली वन प्राइमरी की बनाई है। तो बाकी ये जो कॉलम होंगे इन्हें हम कहेंगे कैंडिडेट की। नेक्स्ट नोट में भी आप जैसा कि देख सकते हैं, दीज आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी पोजीशन, मतलब इनके अंदर पूरे पूरे गुण हैं प्राइमरी की बनने के। सेकंड अल्टरनेट की क्या है, एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है उन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट की। थर्ड है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है, ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू are derived from primary key of some other table is known as foreign key in its current table। देखो foreign की में ये foreign लिखा हुआ है, foreign का मतलब क्या है, जो बाहर से आए। तो ऐसी की जो किसी दूसरी टेबल से ड्राइव हो रही है, जो किसी दूसरे टेबल की की है और उसे हम सेकंड टेबल में यूज कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक टेबल है कस्टमर और एक टेबल है ऑर्डर, तो कस्टमर आईडी वहाँ पर मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है, तो वो कस्टमर आईडी को जब मैं ऑर्डर टेबल में यूज़ करूँगा तो वो वहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक टेबल है कस्टमर, इसमें 5 कॉलम है एसआईडी। एसआईडी क्या है, इसमें कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल। अब ये 5 कॉलम में से आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा कॉलम है जिस कॉलम को मैं यूनिक रख सकता हूँ। तो देखो एसआईडी कस्टमर आईडी वाला जो है हमारा, ये वाला कॉलम हमारा प्राइमरी की होगा, ये वाला कॉलम प्राइमरी की होगा। अच्छा यहाँ पर ईमेल वाला जो कॉलम है हमारे पास ये भी यूनिक होगा, ये भी यूनिक हो सकता है। तो ये दोनों हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, कैंडिडेट की। तो ये जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पर इसको ये हमारा प्राइमरी की होगा।
ये हमारा होगा प्राइमरी की, ये हमारी होंगी कैंडिडेट की। अब इसी तरह से सपोज मेरे पास एक टेबल और है, टेबल ऑर्डर। इस टेबल में देखो ये हो गई मेरी प्राइमरी की ऑर्डर आईडी, इसको मैंने प्राइमरी की बनाया। और कस्टमर आईडी कहाँ से आ रही है? टेबल कस्टमर से, ये वाली आईडी है। तो यहाँ पर इस टेबल में ये होगी मेरी फॉरेन की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? A referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related table। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक तरह के ऐसे रूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम DBMS में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, और ये मेंटेन कर सकते हैं कि किस तरह के रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे। अब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ क्यों करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू इम्पोज बिजनेस रोल टू द डेटाबेस, कि किस तरह से डेटा इंसर्ट होगा, कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस तरह की परमिशन हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू सेट कर सकते हैं। सेकंड, इट अलाउ टू एंटर ओनली वैलिड डेटा। वैलिड डेटा क्या होता है? कि जो डेटा जिस डेटा की हमारी रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि करेक्ट और वैलिड डेटा ही इंसर्ट हो, तो उसके लिए भी हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे डेटाबेस या हमारी टेबल के ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यदि हम बात करें ये किस तरह के हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हमने अभी पहले वाले वीडियो में देखा कि कंस्ट्रेंट हम कहते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। काफ़ी तरह के कंस्ट्रेंट हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यदि बात करें तो जैसे नॉट नल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, ये सभी जो कंस्ट्रेंट हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि कंस्ट्रेंट हैं जिनके थ्रू हम रिस्ट्रिक्शंस हमारे टेबल और डेटाबेस पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप। एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं वो डेटा टाइप क्या होता है? ईच वैल्यू इन MySQL server is manipulated by data type. The value of one data type are different from another data type. The built-in data type of MySQL is classified as integer data type, character data type, currency data type, date data type and binary data type। हालांकि इनके अलावा भी काफ़ी सारे डेटा टाइप MySQL और SQL सर्वर में होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं, जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जिनका कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है टेबल क्रिएट करने के समय पे, वो डेटा टाइप हैं इंटीजर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं कि आप जब टेबल को डिफाइन कर रहे हैं कि ये टेबल है और इसमें ये मेरे कॉलम होंगे, तो वो कॉलम में आप किस तरह की वैल्यू को रखना चाह रहे हैं। सपोज़ आपने एक कॉलम बनाया आईडी का, तो वो आईडी जो है वो इंटीजर वैल्यू उसके अंदर हम रखेंगे। तो वहाँ हमें डिफाइन करना होगा कि ये जो हमारा कॉलम है ये इंटीजर टाइप होगा। सपोज़ आप कस्टमर का नेम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो नेम वाला जो कॉलम है उसको आप कैरेक्टर टाइप डिफाइन करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर कराना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर, क्योंकि मोबाइल में इंटीजर वैल्यू होती है, तो वहाँ हम डिफाइन कर देंगे कि ये इंटीजर है। इसी तरह से यदि आप सैलरी में आप करेंसी टाइप डेटा टाइप ले सकते हैं। कस्टमर ने कब ऑर्डर किया था उस डेट को यदि आप रखना चाह रहे हैं तो आप डेट टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर की यदि आपको इमेजेस रखना है या कुछ अलग तरह की वैल्यूज़ आपको रखना है तो आप बाइनरी डेटा टाइप में रख सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब जैसा कि जो इमेजेस वगैरह
स्टोर की जाती हैं डेटाबेस में, वो बाइनरी टाइप में यूज़ की जा सकती हैं। तो इस तरह से बाकी ये डेटा टाइप्स को और आगे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ कहाँ किया जाता है? टू होल्ड इंटीजर वैल्यूज। इट प्रोवाइड्स, अब MySQL और SQL सर्वर में यदि हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप से रिलेटेड हमें अलग अलग तरह के डेटा टाइप मिलते हैं, जैसे टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट। तो इनकी अपनी अलग अलग रेंज है, जिसके अंदर आप इस रेंज के अंदर की वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये लिमिट है इनकी। जैसे आप टाइनी इंट यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल इंट यूज़ कर रहे हैं, या इंटीजर यूज़ करते हैं नॉर्मली हम लोग, तो आप इतने बड़ी रेंज की वैल्यूज़ को आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। इससे भी बड़ी यदि आपको वैल्यू यूज़ करना है तो आप बिग इंट का यूज़ करें। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है डेसिमल डेटा टाइप। डेसिमल डेटा टाइप का यूज़ कहाँ होता है? इट होल्ड द डेसिमल वैल्यूज एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप। अब डेसिमल जब हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें इस फॉर्म में यूज़ करना है, डेसिमल और प्रिसाइज। प्रिसाइज और स्केल। तो स्केल इसमें ऑप्शनल है, प्रिसाइज की रेंज है अप टू 23 तक। प्रिसाइज का मतलब है जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर के बाद डॉट के बाद जो वैल्यूज़ हैं, डॉट जो 00 हम लोग यूज़ करते हैं, वो कितने नंबर ऑफ डिजिट तक आपको यूज़ करना है, तो वो हम ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है फ्लोट है हमारे पास। इट इज़ सपोर्टेड बाय SQL सर्वर बट नॉट जनरली यूज्ड। तो SQL सर्वर इसको सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। इसका भी जो रेंज है वो 23 तक है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल और फ्लोट वैल्यू। इसको भी आप फ्लोट वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। दिस स्टोर अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इसमें हम कैरेक्टर टाइप और इंटीजर टाइप सभी तरह का डेटा रख सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं जैसे हमें स्ट्रिंग यूज़ करना हो या कैरेक्टर टाइप डेटा यूज़ करना है, जैसा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया। तो इस तरह का जब डेटा स्टोर कराना है हमें टेबल में, तो वहाँ पर हम उन कॉलम को डिफाइन करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। द इंफॉर्मेशन कैन बी वर्ड, कैरेक्टर सेट, नेशनल कैरेक्टर सेट, एक्सेट्रा। कैरेक्टर डेटा टाइप आर क्लासिफाइड एज। अब कैरेक्टर डेटा टाइप को भी हम क्लासीफाई करते हैं। अलग अलग तरह का डेटा टाइप आपको मिलेगा, जैसे कैरेक्टर हो गया, वर्कैर हो गया, टेनी टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, वॉल्व हो गया, और इनकी अपनी रेंज है। जैसे कैरेक्टर 0 to 255, मतलब 255 कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करता है। वर्कैर भी लगभग सेम रेंज है। टेक्स्ट है और वॉल्व है। वॉल्व का यूज़ किया जाता है इमेजेस वगैरह रखने के लिए और बड़ा डेटा जो हमारे पास है उसको स्टोर करने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय डेट इज द इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स आर। इतने तरह के डेट एंड टाइम फॉर्मेट और डेटा टाइप हमको मिलते हैं। जैसा डेट फॉर्मेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आप बिल्कुल केयरफुली याद रखें। डेट का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो है YYY, MM और DD। डेट टाइम में YYYY, MM, DD, आवर, HH फॉर आवर, MM फॉर मिनट एंड SS फॉर सेकेंड। इस फॉर्मेट में डेट और टाइम यदि आप यूज़ कर रहे हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नल वैल्यूज़। आपने सुना होगा SQL सर्वर में हम नल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो क्या है नल वैल्यूज़? इट इज़ एन अननोन वैल्यूज़। सपोज़ कोई मेरा कॉलम है जिसमें मुझे कोई वैल्यू पता नहीं है। सपोज़ मैंने कई बार क्या होता है जब हम सपोज़ कस्टमर
से रिलेटेड एक कोई टेबल बना रहे हैं, वहाँ हमने मोबाइल नंबर दे रखा है या ईमेल दे रखा है, तो ईमेल में क्या होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर कस्टमर के पास ईमेल आईडी हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको नल वैल्यू से सेट कर सकते हैं कि भाई यदि इन केस किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर हम नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। आगे देखते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू, इट इज़ नॉन एज अननोन वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए वहाँ पर, हम जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नल वैल्यू को सेव कर देते हैं। कैन नॉट कंपेयर द नल वैल्यू विद अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, नल वैल्यू के साथ आप अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ नहीं कर सकते नल वैल्यू को। कई बार क्या होता है, हम और वी कैन नॉट परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ नल वैल्यू। अच्छा, इंसर्ट नल वैल्यूज़ इनटू ए टेबल। अब नल वैल्यूज़ को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो देखो नल वैल्यू को इंसर्ट करने के दो मेथड है। पहला है इम्प्लिसिट नल वैल्यू और सेकंड है एक्सप्लिसिट नल वैल्यू। इम्प्लिसिट नल वैल्यू में क्या होता है, ओमिट द कॉलम फ्रॉम द लिस्ट द एसक्यूएल सर्वर सप्लाइज द नल वैल्यू। सपोज टेबल स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने जो कॉलम में हमको नल वैल्यू रखना है वहाँ पर हमने माई एसक्यूएल में फिक्स कर दिया। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देता है उस कॉलम में नॉट नल और नल, तो वहाँ यदि हम नल कर देंगे तो क्या होगा, उस कॉलम में जब भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो यदि पास नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि माई एसक्यूएल सर्वर या एसक्यूएल सर्वर जो भी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको नल सेट कर देगा। सेकंड जो वैल्यू है एक्सप्लिसिट नल वैल्यू, एक्सप्लिसिट नल वैल्यू यूज़र सप्लाई करता है। स्पेसिफाई द नल वैल्यू थ्रू नल कीवर्ड, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे नल, और जो वैल्यू हमारे पास नहीं है जिस कॉलम से रिलेटेड, वहाँ पर हम इंसर्ट करते समय उस कीवर्ड नल को पास कर देते हैं क्वेरी के साथ। एक्सप्लिसिट नल वैल्यूज़ में, टू इंसर्ट वैल्यू नल इन द स्पेसिफिक कॉलम यू कैन टाइप नल विदाउट कोट। जब भी आप नल वैल्यू को इंसर्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल कोट में नहीं रखना है, बिना कोट के रखना है, जैसे कि हम इंटीजर वैल्यू देते हैं। अच्छा, किस तरह से लिखेंगे, कमांड देखो, इंसर्ट इनटू ईएमपी, ईएमपी नेम, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सेल, सैलरी का सेल, कमीशन का कॉम, डिपार्टमेंट नंबर। वैल्यूज़ में मैंने दे रखा है 8100 यस, एनालिस्ट और नल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नल मैंने लिखा है बिना कोट के। तो सिंपल आपको इस तरह से नल पास करना है और इसको रन कराना है क्वेरी को। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रो बाय वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय हम सेलेक्ट के साथ वेयर का यूज़ करते हैं, तो है क्या ये वेयर। देखो, द वेयर क्लॉज इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक रो। जब भी टेबल से हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा रिट्राइव करना हो तो वहाँ पर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। यूजिंग वेयर क्लॉज किस तरह से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीऑर्डरिंग कॉलम का मतलब है कि सपोज मैंने कस्टमर टेबल बनाई है, तो कस्टमर आईडी है मेरे पास, कस्टमर नेम है, कस्टमर लास्ट नेम है, कस्टमर कमीशन है, ऑर्डर डेट है, इस तरह से। अब मुझे उसमें से कुछ ही कॉलम दिखाना है। सपोज मुझे कस्टमर आईडी दिखाना है, कस्टमर नेम दिखाना है, कस्टमर मोबाइल नंबर दिखाना है, तो उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द कॉलम टू बी डिस्प्लेड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। इट इज़ ओनली डिस्प्ले पर्पस एंड नो एक्चुअल रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉलम इनटू द टेबल। तो ये हम सेलेक्ट के साथ उन कॉलम को दे सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है। उससे एक्चुअल जो हमारी टेबल है उसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो किस तरह से, सेलेक्ट नेम, रोल नंबर, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैंने सेलेक्ट के साथ कौन कौन से कॉलम लिए हैं, एक नेम लिया है, रोल नंबर लिया है, मार्क्स लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं। बाकी और भी कॉलम है मेरे पास, लेकिन मैंने सिर्फ 3 कॉलम लिए हैं। तो इसको हम कहते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ कॉलम।
नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। वेयर क्लॉज की तरह एक इंपॉर्टेंट क्लॉज और यूज करते हैं हम, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्यों यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए सिलेक्ट स्टेटमेंट। जब भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमें यूनिक रो चाहिए हो, ठीक है, सपोज मेरे पास जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हो सकता है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास 5 स्टूडेंट हों, साइंस वाले 8 स्टूडेंट हों। अब मैं ये चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ यूज टू रिट्राइव ओनली यूनिक वैल्यू फॉर ए कॉलम इन द टेबल। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस विद द गिवन सेलेक्ट स्टेटमेंट। आपको सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का यूज करना है, बार बार नहीं करना है उस कॉलम के साथ। एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो जो डिस्टिंक्ट मेरे पास सब्जेक्ट होंगे, जो यूनिक सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा यहाँ। आगे अभी प्रैक्टिकल में हम देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन। अब प्रैक्टिकल सेशन में हम करने वाले हैं सबसे पहला मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट का यूज़ करेंगे हम, पहले वाले वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं एक टेबल। एक न्यू टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें इंसर्ट करेंगे हम 5 रो। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ऑल रिकॉर्ड्स, फिर पर्टिकुलर रो वाइज सेलेक्ट करेंगे, कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे, और उनमें जो रिडंडेंट डेटा आएगा उसको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट उसमें करेंगे हम सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, और लास्ट में हम टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट पे आएंगे, जैम कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन अपाचे स्टार्ट एंड माई एसक्यूएल। अब ओपन करेंगे हम क्या, हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन हो गया। ब्राउज़र में सिंपल हमको टाइप क्या करना है, लोकल होस्ट /php myadmin। ये मेरा php myadmin ओपन हो गया। सिंपल क्लिक करेंगे इस एसक्यूएल पर, और डेटाबेस मेरा है, मैं टेस्ट डेटाबेस ले लेता हूँ। डेटाबेस क्लिक किया मैंने, टेस्ट, यस। अब यहाँ पर सबसे पहला हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर किस तरह से, क्रिएट टेबल EMP या एम्प्लॉय ले लेता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय टेबल में क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसमें एक कॉलम मैंने लिया है EID जो इंटीजर टाइप है, ई नेम वैरकेयर टाइप, एम्प्लॉय का लास्ट नेम स्टोर करूँगा मैं वैरकेयर, जेंडर उसका स्टोर करूँगा, कैरेक्टर टाइप डिफाइन किया है, ग्रेड कैरेक्टर टाइप, साइज दिया है 2, ग्रॉस को डेसिमल, और लास्ट में सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे, गो करेंगे। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई मेरी क्वेरी। अगेन एसक्यूएल में अब जो हमने टेबल क्रिएट की है, इस टेबल के अंदर रो इंसर्ट करना है हमें। तो रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वैल्यूज़ 101 कॉमा, एम्प्लॉय नेम था तो एम्प्लॉय नेम सिंगल कोट में यश, कॉमा लास्ट नेम था SHARMA शर्मा। इसके बाद तो फर्स्ट क्वेरी है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 101 राज शर्मा मेल A1 3000, और इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ।
वैल्यूज़ इक्वल 101 राज शर्मा मेल A1 और ये इसी को मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ शिफ्ट और एरो की से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C कॉपी पेस्ट 5 रो इंसर्ट करना थे, ये 5 रो। इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 35, इसको V1। ओके, तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। 5 क्वेरी है हमारे पास, सिंपल क्लिक करेंगे हम गो पर। ये 5 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो गए। चेक करते हैं हम, चेक कैसे करते हैं, SQL और यहाँ पर हमें कमांड लिखना है कौन सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना ही रहना देता हूँ और इसको टर्मिनेट करता हूँ। सभी रिकॉर्ड मुझे अभी देखना है। ये देखिए 5 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए। अब सिलेक्ट के जो अलग अलग फॉर्म हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, वेयर किस तरह से यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको लेके हम लोग कमांड लिखते हैं। अब सपोज़ मुझे सभी रिकॉर्ड देखना है, तो सभी रिकॉर्ड के लिए तो सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन करके हम क्वेरी रन करेंगे तो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। अब सपोज़ यदि मुझे कंडीशन वाइज देखना है, मुझे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड देखना है जिनका जेंडर फीमेल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल F और इसको हम टर्मिनेट करेंगे। अब रन करो। ये देखो 3 थे हमारे एम्प्लॉय, राजेश्वरी दुबे, गीता वर्मा, नीता दुबे, ये तीनों फीमेल थे। फीमेल का रिकॉर्ड देख लिया। इसी तरह से सपोज अब मुझे कंडीशन लगाना है कि ऐसे सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले हो जिनका 3000 से ऊपर हो। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। रन करो इसको। अब देखो इसमें हमने ग्रॉस के ऊपर कंडीशन लगाई है, तो जिनका ग्रॉस 3000 से ऊपर होगा उन सबका रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा। ग्रॉस ऑलमोस्ट सबका 3000 से ऊपर था। एक काम करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ और सिर्फ वो रिकॉर्ड देखता हूँ जिनका ग्रॉस 4000 है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। रन करूँ। ये देखो जिन 3 एम्प्लॉय थे जिनका ग्रॉस 4000 से ऊपर था, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले कर दिया उसने, अजय श्रीवास्तव, गीता वर्मा, नीता दुबे। इसी तरह से यदि मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड फाइंड करना हो, तो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट यदि मुझे जेंडर वाइज यदि चेक करना हो, डिस्टिंक्ट जेंडर, डिस्टिंक्ट कौन सा, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना रिकॉर्ड दिखाएगा, सिर्फ 2। ये देखो जेंडर मेल एंड फीमेल। इसी तरह से यदि मुझे ऑर्डरिंग करना हो, जो अभी हमने टॉपिक देखा था रीऑर्डरिंग करना, इसमें सेलेक्ट स्टार कर रहे हैं तो पूरे रिकॉर्ड दिखा रहा है वो। सपोज मुझे सिर्फ EID और E-नेम, सिर्फ 2 ही कॉलम देखना है, और किसका देखना है, सभी का। तो मैं वेयर हटा देता हूँ, सेमीकोलन और रन करते हैं इसको। ये देखो EID और E-नेम दिखा रहा है। अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं, मुझे सिर्फ EID, E-नेम और ग्रॉस, ट्राई करते हैं
EID, ENAME, ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय और कंडीशन लगा देता हूं वेयर EID इक्वल, किसका देखना है, जिसकी ID 102 हो। चेक करते हैं। ये देखो राजेश्वरी EID 02 है और हमने सिर्फ 3 कॉलम उसके देखे हैं, 3 फील्ड EID, ENAME और ग्रॉस। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यदि मुझे चेक करना हो तो स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कमांड है, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब या DESC, डिस्क्राइब। टेबल नेम कौन सी है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गो करूं तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर पूरा दिखा देगा जो हमने क्रिएट किया। देखो EID में इंटीजर टाइप लिया था, ENAME है, LNAME है, जेंडर है, ग्रेड है और ग्रॉस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में हमने सारी चीज़ें देखी, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रो इंसर्ट किए हमने, सेलेक्ट करके देखा, पर्टिकुलर रोज को फाइंड किया, कॉलम को फाइंड किया, रिडंडेंट कॉलम, रिडंडेंट डेटा को हटाया डिस्टिंक्ट के थ्रू। इसी तरह से सारे रो को सिलेक्ट करके देखा और स्ट्रक्चर हमने टेबल स्ट्रक्चर शो किया। टेबल किस तरह से हमने क्रिएट की थी, कमांड क्या था उसका, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई कोड, इंटीजर, ENAME, वेरकेयर, जेंडर, कैरेक्टर, ग्रेड, कैरेक्टर साइज लिया था 2, ग्रॉस, डेसिमल। इसी तरह से इंसर्ट किस तरह से हमने किए थे, रो कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यू इक्वल 101, रवि मेल E4 30। ये पांचों रो जो इंसर्ट किए हैं हमने उससे रिलेटेड पूरे कमांड है, ये इंसर्ट क्यूरी है। आप इसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट सेलेक्ट किस तरह से किए थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पर्टिकुलर यदि रो मुझे सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कमांड किस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय विद जेंडर एज मेल। इसके अलावा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल मेल, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय विद ग्रॉस इज ग्रेटर देन 3000, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज ग्रेटर देन 3000। इस तरह से हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कॉलम हमें सिलेक्ट करना है तो किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट ENAME, जेंडर, ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज ग्रेटर देन 300। ये जो कॉलम नेम है ENAME, जेंडर और ग्रॉस, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ एग्जांपल है। एलिमिनेटिंग डेटा, रिडंडेंट डेटा, डुप्लीकेट डेटा को हटाने के लिए कौन सा कमांड है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। जैसे हमने जेंडर का यूज़ किया था, जेंडर यदि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको करना है तो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी कॉलम, जो आपको यूनिक वैल्यू चाहिए जिस कॉलम की, उस कॉलम नेम को आप यहाँ रखेंगे जेंडर की जगह, फ्रॉम एम्प्लॉय। और स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या है, DESC एम्प्लॉय। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फंक्शंस देखेंगे, टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।